हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में जो हमारी तंत्र वाली सीरीज़ चल रही थी, और उसमें आज जो हम तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं वो है उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं और उत्सर्जन क्यों ज़रूरी है। जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, या यूँ कह दो कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। तो अगर हम बात करें उत्सर्जन की, तो जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारी त्वचा होती है, वो त्वचा भी क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो भी पसीने के रूप में। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब गर्मियों के दिनों में हम कोई ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो उन ब्लैक कपड़ों पे क्या होता है कि वाइट धारियाँ बन जाती है ना, वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। वो वाइट या सफ़ेद स्पॉट क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जो अतिरिक्त नमक की मात्रा होती है वो भी शरीर से बाहर निकलती है ना। तो त्वचा जो है वो पसीने और नमक को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। फिर बात करती हूँ मैं फेफड़े। तो फेफड़े भी हमारे उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे शरीर की जो CO2 हानिकारक गैस है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ बलगम को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। स्पेशली उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं ना, तो उन लोगों में क्या होता है कि बलगम जो बनता है तो वो बलगम को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, वो करता है फेफड़े। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लीवर भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर ही होता है ना। तो यूरिया भी हमारा उत्सर्जी अंग है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जिसे कहते हैं वृक्क या किडनी, जिसके द्वारा हम यूरिन का उत्सर्जन करते हैं ना। यूरिन का उत्सर्जन हम मूत्र के रूप में करते हैं। तो आज वही हम पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन क्या होता है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या है, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है। जीवों में N2 युक्त यानी नाइट्रोजन युक्त है ना। तो जीवों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देना। ठीक है, तो जीवों के शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको जब शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब देखिएगा कि जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जा सकता है, ठीक है, वसा का पाचन किया जा सकता है और प्रोटीन का पाचन किया जा सकता है। लेकिन फिर हमने इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रक्रिया पढ़ी थी अज़िमिलेशन, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण, है ना। अज़िमिलेशन या स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि जो पचित भोजन है उसमें से कुछ भोजन को संचित करके रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को तो संचित कर सकते हैं, वसा को भी संचित कर सकते हैं, पर प्रोटीन जिस रूप में होता है उस रूप में उसको संचित नहीं किया जा सकता। तो इसका कारण क्या है कि प्रोटीन को हम संचित क्यों नहीं कर पाते हैं ना। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:1। ठीक है, फिर वसा की भी अगर हम बात करें तो वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो इसको भी इजीली हम संचित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बनता ही है, साथ ही साथ ये अमीनो अम्ल से भी निर्मित होता है, जिसके अंदर मुख्य पदार्थ क्या होता है, मुख्य उसका तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन के अंदर ये नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। इन नाइट्रोजन तत्वों का हमारे शरीर के अंदर संचय नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्हीं नाइट्रोजन तत्वों को, जिनका विघटन भी नहीं हो सकता और नहीं हमारे शरीर के अंदर संचय हो सकता है, तो इन्हीं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को जरूरत पड़ती है हमारे शरीर से बाहर निकालने की, वरना अगर ये हमारे शरीर में रहते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं ना। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब देखते हैं कि अगर बात करें कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पे जीवों को कितने भागों में बांटा गया है ना। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव होते हैं 3 प्रकार के, है ना, इन नाइट्रोजन उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने के आधार पे। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं अमोनिया उत्सर्जी या जिन्हें कहते हैं अमीनोटैलिक। इनका मतलब ये हुआ कि जो जीव
अपने उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना। अमोनिया सबसे विषाक्त होती है ना, ये सबसे विषाक्त होती है, सबसे जहरीली होती है, तो इसका उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की मात्रा की भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे जीव जो उत्सर्जक पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनिया उत्सर्जी, या उन्हें कहते हैं अमीनोटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी, एक बात बताई थी मैंने आपको कि अमोनिया सबसे जहरीली होती है और बहुत ज़्यादा विषाक्त होती है, तो इसको उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जलीय जीव हैं ना, जलीय जीव हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई जल तो सबसे ज़्यादा जल में रहने वाले जीवों के साथ ही है, तो जलीय जीव जो होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हमें एक प्राणी जो ऐसा है जो हमारे दिमाग में पहले से क्लिक करता है वो है मछलियाँ, है ना। तो मछलियाँ जो है वो अमोनिया उत्सर्जी होती है। ठीक है, लेकिन मछलियों में भी कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो अमोनिया उत्सर्जी होगी और कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो यूरिया उत्सर्जी होगी। तो ऐसी कौन सी मछलियाँ जो अमोनिया उत्सर्जी होगी, तो देखो जो अस्थिल मछलियाँ होती है, मतलब जिनका शरीर हड्डियों से मिलकर बना होता है ना, तो अस्थिल मछलियाँ जो होती है वो तो होती है अमोनिया उत्सर्जी। ठीक है, फिर एक होती है उपास्थल मछली। उपास्थल मछली जो कि कार्टिलेज जिसे कहते हैं अपन, है ना, जैसे कि जो बिल्कुल मूवमेंट करवा सकती हो, है ना, वो होती है उपास्थल मछलियाँ, जिनके शरीर के अंदर हड्डियाँ नहीं होती है, उपास्थ्य होती है। ठीक है, वो होती है उपास्थल मछलियाँ। तो वो कहाँ पे आएगी उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमोनिया उत्सर्जी की। तो अमोनिया उत्सर्जी जो मछलियाँ, मतलब जलीय जीव की बात करें तो सबसे पहले आती है मछलियाँ, और मछलियों में भी कौन सी, अस्थिल मछलियाँ। फिर आते हैं जैसे एक प्रोटोजोआ वर्ग के, जैसे अमीबा हुआ, हाइड्रा हुआ। फिर अगर बात करें आगे तो एस्केरिस हुआ, केचुआ हुआ, और एक इसका एग्जाम्पल है मगरमच्छ। वैसे तो मगरमच्छ जो है वो मैमल्स हैं, यानी स्तनधारी हैं, और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और वो यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ जो है वो रेप्टिलिया वर्ग से आता है ना, तो रेप्टिलिया वर्ग का होते हुए भी एक अपवाद है ये, और ये क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इसके अंदर अमोनिया उत्सर्जी में कुछ आएंगे पूंछ वाले उभयचर, एम्फीबियन जो होते हैं, जो थल पे भी रहते हैं, जल पे भी रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं तो एक इसका उदाहरण आता है मेंढक का लार्वा। अब देखो मेंढक जो होता है वो उभयचर प्राणी है, थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। तो मेंढक जो है वो अपने लार्वा को जल में ही वो करता है, जल में ही मतलब अपने लार्वा को छोड़ता है ना। तो मेंढक का जो लार्वा होता है जिसे हम कहते हैं टेडपोल लार्वा, तो वो तो कहलाएगा यहाँ पर अमोनिया उत्सर्जी। लेकिन जो मेंढक बड़ा हो जाता है तो वो मेंढक जो है वो जो थल पे रहता है वो होगा यूरिया उत्सर्जी। तो मेंढक जो है वो उभयचर है, और उभयचर में भी जो इसका टेडपोल लार्वा है वो तो अमोनिया उत्सर्जी कहलाएगा, लेकिन मेंढक स्वयं जो है वो क्या कहलाएगा, यूरिया उत्सर्जी। तो क्लियर है यहाँ पे कि जो जीव अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटैलिक कहलाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल में हमने देखा है अस्थिल मछलियाँ, अमीबा, हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ, मगरमच्छ, पूंछ वाले उभयचर और मेंढक का लार्वा। चलिए फिर जो दूसरा टाइप आता है ना, दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं यूरिया उत्सर्जी जीव, जिन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक, है ना, यूरिया उत्सर्जी जीव जिन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। इसका मतलब ये है कि जो जीव अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो सभी जीव किस श्रेणी में आएंगे, यूरिया उत्सर्जी, जिन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक जीव। ठीक है, अब ऐसी श्रेणी के अंदर तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं सभी स्तनधारी यानी सभी मैमल्स को। ठीक है, और उसके अंदर हम स्वयं भी आते हैं। हम भी जो उत्सर्जी पदार्थ रिलीज करते हैं वो किस रूप में करते हैं, यूरिया के रूप में करते हैं ना, और फिर उसी यूरिया को हम यूरिन में परिवर्तित करके और यूरिन के रूप में हम उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मानव या स्तनधारी जो है वो किस में आएंगे, यूरिया उत्सर्जी। फिर बात करते हैं उभयचर जो है वो यूरिया उत्सर्जी भी होंगे और अमोनिया उत्सर्जी भी होंगे। फिर बात करते हैं उपास्थल मछलियाँ, जो मैंने आपको बताई थी कि उपास्थल मछलियाँ जो ईजिली मूवमेंट कर सकती है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी है ना कार्टिलेज होती है, नाक के सामने वाली जो ये उपास्थि है ये क्या है, आप इसको दाएं बाएं दोनों तरफ घुमा सकते हो। ठीक है, जबकि हड्डी को आप दाएं बाएं नहीं घुमा सकते। बात करते हैं कान में भी हमारे उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, जिसको आप इजीली मोड़ सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो ना। तो उपास्थल मछलियाँ जो होती हैं वो आती हैं यूरिया उत्सर्जी में। फिर जैसे कि शार्क मछली है ना, और बात करते हैं फिर केचुआ, तो केचुआ वैसे भी उभयचर है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो वो अमोनिया उत्सर्जी
उत्सर्जी प्लस यूरिया उत्सर्जी दोनों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि उभयचर जो भी होंगे वो अमोनिया उत्सर्जी भी होंगे और यूरिया उत्सर्जी भी होंगे। चलिए फिर बात करते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो यहाँ पर यूरिक अम्ल उत्सर्जी ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, वो जीव जो है वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं या यूरिक यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं, तो बात करते हैं सरीसृप, मतलब कि जितने भी रेप्टिलिया वर्ग है जो रेंग कर चलने वाले हैं ना, रेंग कर चलने वाले जीवों को हम रखते हैं यूरिकोटैलिक यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जी के श्रेणी के अंदर। ठीक है, अब इसमें से मैंने एक अपवाद बताया था आपको, मगरमच्छ भी रेंग कर चलता है, लेकिन वो क्या है, अमोनिया उत्सर्जी है। फिर बात करते हैं पक्षी। तो पक्षी जो है सारे जितने भी एविस वर्ग के हैं वो सब क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। फिर बात करते हैं कीट, इंसेक्ट जितने भी होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमने 3 टाइप देखे हैं, किसके आधार पे, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उनके उत्सर्जन के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। अमोनिया उत्सर्जी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, यूरिया उत्सर्जी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, फिर यूरिक अम्ल उत्सर्जी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स हमने देख लिए हैं। अब देखो कि अमोनिया जो है वो अधिक विषाक्त होती है, इसलिए इसके लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। फिर यूरिया की बात करें तो अमोनिया से कम विषाक्त होता है, तो इसके लिए ठीक ठाक जल की आवश्यकता होगी, जिसमें हम भी आते हैं इस श्रेणी में। ठीक है, फिर बात करें यूरिक अम्ल की, तो ये तो सबसे मतलब बहुत कम ही विषाक्त होता है, तो इसके लिए कम जल की आवश्यकता होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी की जो विष्ठा होती है, बीट जो होती है ना, तो वो ठोस रूप में होती है, कुछ ही मात्रा उसके अंदर जल की होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। चलिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं उससे आगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जी पदार्थों के आधार पे जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अब हमें देखना है मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र की यदि हम बात करें तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के लिए हमको सबसे पहले तो ये पता करना है कि कौन सा सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। तो मैंने पीछे अभी आपको ये बताया था कि जैसे हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी अंगों की बात करें तो फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है ना, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। तो मेन जो हमें बात करनी है वो है वृक्क, और मानव के उत्सर्जन तंत्र में हम इसी को पढ़ेंगे, वृक्क यानी किडनी को। ठीक है, तो देखो मानव के उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो होता है वृक्क। ठीक है, वृक्क या जिसे कहते हैं किडनी। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट होता है मूत्रवाहिनियां जिसे कहते हैं यूरेट्रस। ठीक है, मूत्रवाहिनियां या जिसे कहते हैं यूरेट्रस। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट भाग इसका जिसे कहते हैं मूत्राशय, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय या जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर बात करूं तो इसका एक अंतिम भाग आता है जिसे कहते हैं मूत्रमार्ग या जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मानव के शरीर के उत्सर्जन तंत्र की तो उस उत्सर्जी तंत्र में ये 4 उसके सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बता रखा है। देखो ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर ये जो मैंने बनाया है ये होता है वृक्क। क्या होता है, वृक्क, है ना, वृक्क या किडनी, इसे कहते हैं वृक्क या किडनी। जो कि क्या होता है, अगर सबसे पहले हम बात करें वृक्क या किडनी की, इसके पहले भाग की बात करें तो देखो वृक्क या किडनी की अगर हम बात करें तो मानव के शरीर के अंदर एक जोड़ी वृक्क या किडनी होती है। कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम वृक्क या किडनी की, तो मानव के शरीर के अंदर कितनी जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब ये हो गया कि संख्या में कितनी, संख्या में 2 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो कि एक जोड़ी होती है ये। फिर बात करते हैं कि ये जो है कैसी स्थित होती है ना, इसकी बनावट कैसी है। तो देखिएगा कि जो हमारी दाई किडनी होती है वो थोड़ा नीचे स्थित होती है, और कंपेयर करें उसकी बाई किडनी से तो बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है। इनका साइज तो दोनों का बराबर होता है, लेकिन इनकी स्थिति का अवलोकन करें यदि हम तो जो दाई किडनी है वो थोड़ी नीचे की ओर स्थित होती है, क्योंकि दाई और साइड हमारा क्या होता है, लीवर होता है ना। तो दाई और साइड लीवर होने के कारण दाई किडनी थोड़ी नीचे की ओर स्थित होती है, जबकि बाई किडनी जो है वो थोड़ी ऊपर होती है, जबकि इनका साइज जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो एक जोड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि दाई किडनी थोड़ा ऊपर की ओर, दाई किडनी
ऊपर की ओर, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर इसके आकार की बात करें, है ना, इसकी शेप की बात करें, तो जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, मतलब इसकी आकृति की बात करें कि ये किसकी तरह दिखती है ना, किसके समान इसकी संरचना दिखती है, तो सेम के बीज की, है ना, सेम की एक फली होती है, सेम की एक फली होती है, तो सेम के बीज की आकृति होती है, सेम के बीज की मतलब सेम की फली का जो बीज होता है उसकी आकृति भी कुछ इसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की हमारे शरीर के अंदर क्या है, वृक्क या किडनी है, ठीक है। चलिए, तो इसकी आकृति का पता कर लिया। फिर देखते हैं इसके आमाप कि भाई ये कितने मीटर तो लंबी होती है, कितने मीटर ये चौड़ी होती है, और कितने मीटर इसकी हम वो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं ना, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हमें इसकी तीनों चीज़ें देखनी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है लगभग 12 सेंटीमीटर, कितनी, लगभग 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बात करूँ मैं इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई होती है लगभग इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, और फिर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो वो लगभग होती है 3 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो हम इसका आमाप देखते हैं तो वो इस प्रकार का होता है, 12, 5 और 3, ठीक है। 12 लंबाई है, 5 चौड़ाई है और 3 यहाँ पे क्या है, उसकी ऊंचाई है। चलिए, तो हमने इसका आमाप भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ये किडनियाँ होती हैं, इन किडनियों से ही इनका रंग, मतलब इन किडनियों का रंग कैसा होता है। तो रंग की यदि हम बात करें तो ये हल्के भूरे रंग की होती है, कैसी होती है, हल्के भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है और उसका जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है जिसे हम कहते हैं वृक्क या किडनी। फिर हमने उसकी संरचना देखी, तो वृक्क या किडनी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, इसका मतलब संख्या में कितनी होगी, 2, यानी दाई साइड भी होगी और बाई साइड भी होगी। फिर बात करें कि जो दाई किडनी है वो थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे की ओर स्थित होती है, दाई किडनी जो है वो थोड़ा नीचे की ओर स्थित होती है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। फिर इसके आकार की बात करी तो आकार कैसा होता है, सेम के बीज की आकृति होती है। फिर इसके आमाप की बात की गई तो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होता है। और रंग की बात की गई तो ये हल्के भूरे रंग का होते हैं, हल्के भूरे रंग की होती है, ठीक है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि ये जो वृक्क है, इस वृक्क के अंदर ही कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, या जिन्हें कहते हैं वृक्कक। क्या कहते हैं, वृक्कक। देखो डायग्राम के अंदर देखो, जो मैंने ये ब्लू कलर से बनाई है, इनको कहते हैं वृक्कक, इनको कहते हैं वृक्कक, या इन्हें कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया होता है ना, यूरिया का निर्माण तो कौन करता है, यूरिया का निर्माण करता है लीवर या यकृत। क्या करता है, लीवर या यकृत। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से कि भाई यूरिया को बनाता तो कौन है, यूरिया को बनाता है लीवर या यकृत, लेकिन इसी यूरिया को यूरिन में परिवर्तित करके शरीर से बाहर इसका उत्सर्जन करने का जो कार्य होता है वो कार्य किया जाता है हमारी मेन किडनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा, ठीक है। तो यूरिया बनता तो कहाँ है, लीवर या यकृत के द्वारा, लेकिन उसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो इस किडनी के अंदर भी इस यूरिया को यूरिन में परिवर्तन करने का काम कौन करेगा, है ना। तो वो काम करता है हमारी जो किडनियां होती हैं, तो प्रत्येक किडनी के अंदर, मतलब दोनों के अंदर, है ना, प्रत्येक किडनी में अलग अलग, है ना। तो प्रत्येक किडनी में अलग अलग जो है वो 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। कितनी होती है, 10 लाख। कितनी होती है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन ही कार्य करती है, कैसे, ये रुधिर को छानने का कार्य करती हैं और उस रुधिर में से यूरिया को अलग करती हैं और फिर उस यूरिया को आगे जाके यूरिन में परिवर्तित करती है। तो ये सारा काम जो है वो नेफ्रॉन करती है, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं कि वृक्क की अगर आपसे पूछे कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर आपको किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछे, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछे, तो वो होती है नेफ्रॉन। कौन होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए, तो इन नेफ्रॉन के द्वारा रुधिर को छान लिया जाएगा और रुधिर को छानने के बाद में उसमें से यूरिया को अलग कर लिया जाएगा। यूरिया को अलग करने के बाद में उसको यूरिन में परिवर्तित कर लिया जाएगा और उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो देखो वृक्क के अंदर यूरिया,
को मतलब यूरिया को रुधिर से बाहर कर लिया गया है। अब यहाँ पर मूत्र का निर्माण हो गया है। अब उस मूत्र को देखिए, उस यूरिन को इस वृक्क से जो अगला अंग जुड़ा हुआ है वो होती है मूत्रवाहिनियाँ। कौन सी होती है? मूत्रवाहिनियाँ। तो अब हम अगले अंग की बात करते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में दोनों किडनियों से दो नलिकाएं निकली होती हैं जिन्हें कहते हैं मूत्रवाहिनी या जिन्हें कहते हैं यूरेट्रस। ठीक है, किडनी के अंदर जब यूरिन का निर्माण हो चुका है तो किडनी से उस यूरिन को लेकर कौन आती है? मूत्रवाहिनी। कौन लेके आती है? मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो बात करते हैं मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स, जो कि संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी। ये भी कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी संख्या में कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी होती है दो, जो कि संख्या में होती है एक जोड़ी। ठीक है, अब ये क्या करती हैं? दोनों किडनियों से अलग अलग मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई है। तो जैसे ही इस किडनी के अंदर यूरिन का निर्माण हो जाता है तो मूत्रवाहिनी वहाँ से यूरिन को मतलब कलेक्ट करती है। दोनों किडनियों से अलग अलग जो मूत्रवाहिनियाँ हैं वो यूरिन को कलेक्ट करती हैं और यूरिन को कलेक्ट करके फिर कहाँ लाके छोड़ती है? मूत्राशय के अंदर, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आगे जो ये मूत्रवाहिनियाँ हैं वो किस में जाके खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। तो नेक्स्ट जो इसका अंग आता है उत्सर्जन तंत्र का वो होता है मूत्राशय, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये संख्या में क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों मूत्रवाहिनियाँ हैं वो आगे जाके मूत्राशय में खुलती है, यानी किडनी से ये यूरिन को लेकर कहाँ पे लाके छोड़ती है? मूत्राशय में लाके छोड़ती है। अब यहाँ मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जब ये मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है तब हमें संकेत मिलता है कि हमें यूरिन पास करना है, मतलब हमें मूत्र को शरीर से बाहर त्यागना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या स्थिति होती है कि हम लंबे टाइम तक मतलब हमें ऐसी स्थिति नहीं बनती कि हम मूत्र का त्याग कर सके बाहर जाके, तो हम लंबे टाइम तक मूत्र को कंट्रोल करके रखते हैं ना। तो उस समय क्या होता है कि इस यूरिनरी ब्लैडर की जो पेशियाँ होती है उस पर एक दबाव पड़ता है ना, तो मतलब एक खिंचाव होता है इसके अंदर, है ना। तो उसकी वजह से हम क्या होता है कि दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। और फिर जैसे ही हम यूरिन पास करके आते हैं तो आपको एक बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। वो रिलैक्स क्यों फील होता है? क्योंकि ये मूत्राशय फिर क्या होता है? सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसके अंदर जो खिंचाव पैदा हुआ था, भाई अतिरिक्त मूत्र आके यहाँ पे इकट्ठा होने लग गया और आपकी ऐसी स्थिति बनी नहीं कि आप मूत्र का त्याग कर सको, मतलब आप टॉयलेट करने जा सको। तो फिर क्या होता है कि उस समय पेट में थोड़ा एक प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से दर्द उत्पन्न होता है। और जैसे ही आप यूरिन पास करते हो फिर वापस से ये मूत्राशय अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है और आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय कहाँ लाके कलेक्ट किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ से इसका जो निचला भाग आता है जिसे कहते हैं मूत्रमार्ग, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, है ना। मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा के द्वारा इस मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसका अभी हमने सिर्फ एक बाहरी रूप देखा कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंदर मेन 4 अंग हैं: वृक्क, किडनी, उसके बाद में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, है ना। वृक्क या किडनी में रुधिर को छान लिया जाता है और इसमें से यूरिया को अलग कर लिया जाता है। इसी यूरिया अपशिष्ट पदार्थ को हम यूरिन में परिवर्तित करके फिर शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो किडनी में जब यूरिन का निर्माण हो जाता है तो उस यूरिन को मूत्रवाहिनियाँ लाकर कहाँ छोड़ देती है? मूत्राशय में, और मूत्राशय द्वारा उसको मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमने जो ये बात करी कि किडनी और वृक्क है ना, मतलब किडनी या वृक्क है ना, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसे हम इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, वो होती है नेफ्रॉन। अब हमें देखना है नेफ्रॉन की संरचना, है ना, कि किस तरीके से नेफ्रॉन में रुधिर आएगा और उस रुधिर को कैसे छाना जाता है ना, और उस रुधिर में से क्या क्या अलग किया जाता है और क्या क्या यूरिन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेफ्रॉन की संरचना। तो चलिए, आज हमने इसको उत्सर्जन तंत्र को बाहरी रूप से हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसकी नेफ्रॉन की संरचना, है ना, कि रुधिर को कैसे छाना जाता है। ठीक है, थैंक यू।